आबादी पर लगाम, सियासत बेलगाम। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर योगी सरकार ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अगर ये ड्राफ्ट कानून में बदला है तो यूपी में जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और कभी चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। आयोग का दावा है कि अनियंत्रित जनसंख्या से पूरी व्यवस्था प्रभावित हो रही है। आयोग ने ड्राफ्ट पर 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह की कवायद की जा रही हो। देश में इससे पहले भी, चाहे हम केंद्र के लिहाज से बात करें या फिर राज्यों के लिहाज से हम बात करें, इस पर समय समय पर लगातार बातें होती रही हैं, लेकिन कोई ठोस इस पर रणनीति नहीं बन पाई, कोई ठोस इस पर कानून नहीं बन पाया। और यही कारण है कि गाहे बगाहे इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है ड्राफ्ट में कि 2 से ज़्यादा जिनकी संतानें हैं उनको नौकरी नहीं मिलेगी, चलो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन बात जब राजनीतिक हो जाती है तो फिर समस्या बड़ी दिखने लगती है। क्या ऐसे नेता जिन्हें चुनाव लड़ना है, जो अलग अलग पार्टियों से दावेदारी करते हैं, क्या वो मान जाएंगे? लेकिन जब अब ड्राफ्ट की बात आई है तो कह सकते हैं कि आबादी पर लगाम लगाने की कोशिश है, साथ ही सियासत भी बेलगाम दिख रही है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं इसी से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। अब यूपी में आबादी पर होगी सख्ती। योगी सरकार ने ड्राफ्ट किया तैयार। अगर कानून बना तो करने पड़ेगी फैमिली प्लानिंग। 2 बच्चों से ज्यादा हुए तो चुनाव लड़ने पर लगेगी रोक। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर योगी सरकार ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अगर ये ड्राफ्ट कानून में बदला तो यूपी में जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और कभी चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। आयोग का दावा है कि अनियंत्रित जनसंख्या से पूरी व्यवस्था प्रभावित हो रही है। आयोग ने ड्राफ्ट पर 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी है। ड्राफ्ट की बड़ी बातों पर जरा एक नजर डालते हैं। 2 से अधिक बच्चों के अभिभावकों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। स्थानीय निकाय और पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ सकते। राशन कार्ड में भी 4 से अधिक सदस्यों के नाम नहीं लिखे जाएंगे। 21 साल से अधिक उम्र के युवकों और 18 साल से अधिक उम्र की युवतियों पर यह लागू होगा। जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित पाठ्यक्रम स्कूलों में पढ़ाए जाने का सुझाव भी दिया गया है। तीसरे बच्चे को गोद लेने पर रोक नहीं रहेगी। यदि किसी के 2 बच्चे निःशक्त हैं तो उसे तीसरी संतान होने पर सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा कि वे इस कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। हालांकि इस बार सियासी रंग चढ़ने लगा है। जहां सरकार इसे विकास के लिए जरूरी बता रही है तो कांग्रेस बीजेपी पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगा रही है। तेजी के साथ में उन्नति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हमारा आर्थिक विकास की गति और अधिक तीव्र बने और सबको हम उनकी व्यवस्था के अनुसार हर परिवार को सुविधा दे सके, इसके लिए जरूरत है इस बात की कि हमारी जनसंख्या का नियंत्रण हो। और जनसंख्या के नियंत्रण के लिए केवल सरकारी स्तर पर जो प्रयत्न हैं वो काफी नहीं है। जनता को भी स्वयं से स्वेच्छा से उठकर सरकार के साथ सहभागी बनने की जरूरत है। चुनाव नजदीक क्योंकि आ रहा है उत्तर प्रदेश में, और उसमें जैसे तैसे करके ऐसा मुद्दा लाया जाए जिससे आप पोलराइजेशन करने, समाज को धर्म के आधार पर बांटने का काम करे, इस तरह का कुछ न कुछ बहाना ढूंढ रहे हैं। मैं तो नहीं समझता हूं कि उसके अलावा कुछ और है। इसे लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं की भी अलग राय है। कोई इसे अच्छा बता रहा है तो किसी का कहना है कि अगर इसके जरिए किसी खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है तो ये गलत है, वो इसका विरोध करते हैं। वहीं इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी ने इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिस वक्त पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से लड़ रही है, ऐसे समय में ऐसा कानून लाना एक नया विवाद पैदा करना है। उधर सरकार इसे आम आदमी के विकास से जोड़कर देख रही है। उसका मानना है कि अगर जनसंख्या पर नियंत्रण लगता है तो लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी, जबकि विपक्ष इसे आने वाले चुनाव से जोड़कर देख रहा है। हालांकि सरकार ने इसे लागू करने का पूरा मन बना लिया है, लेकिन सरकार इसे व्यवहारिक रूप से कैसे लागू कर पाएगी, बड़ा सवाल है।
तो जनसंख्या नियंत्रण का ये ड्राफ्ट क्या सियासी है या फिर किसी एक वर्ग को टारगेट करने के लिए ड्राफ्ट है? एक तरफ लगाम की बात, दूसरी तरफ सियासत, राजनीति बेलगाम। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं पूरे पैनल के साथ जुड़ूं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृष्ण मोहन झा साहब, ग्रुप पॉलिटिकल एडिटर। कृष्ण मोहन जी, स्वागत करूंगा। सबसे पहले सवाल, ड्राफ्ट की चर्चा, और ऐसे समय चर्चा जब चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, तो वाकई ये जनसंख्या नियंत्रण के लिए है या फिर ये ड्राफ्ट सियासी आपको दिख रहा है? कैसे एनालिसिस करेंगे झा साहब? देखिए राजेश जी, जब हम पढ़ते थे तब भी बात सुनते थे, हम दो हमारे दो जी। और भाजपा एक नारा और लगाती थी, हम दो हमारे दो, और बांग्लादेशियों को आने दो। जो घुसपैठिए जो भारत में आ रहे थे, तो उनको रोकने का कहीं ना कहीं बात हुआ करती थी जब भाजपा केंद्र में सरकार में नहीं थी, तो ये उसका नारा हुआ करता था। और आप देखिए कि हमेशा ये बात होती थी, जब हम पढ़ते थे तो ये देखते थे कि जो भारत की जनसंख्या है विश्व में दूसरे नंबर पर है। चीन के दादाजी को सबसे बड़ा देश है तो हमारा देश है। तो ये हमेशा से रहा है, जनसंख्या नियंत्रण पे कोई काम करे ऐसी इच्छा शक्ति किसी सरकार में नहीं थी। ये पहला अवसर है जब योगी जी कुछ करने जा रहे हैं। जब कुछ काम करते हैं तो निश्चित रूप से निहितार्थ जो होते हैं, बहुत सारी बातें होती है कि उसके राजनीतिक मायने बहुत सारी चीजें छुपे रहती है, लेकिन एक अच्छा प्रयास है ये इस प्रकार का। मैं तो कहता हूँ कि इसको तो पूरे देश में रोल मॉडल के रूप में लागू करना चाहिए। और बहुत समय से लेकिन झा साहब, सवाल है ये बनता है, ठीक है आप सरकारी नौकरी में तो ये बात बनती है कि आप ऐसा ड्राफ्ट लाएंगे, अगर कानून बनता है तो चलिए लागू भी हो जाएगा, लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो आपको नहीं लगता कि ये उतना व्यवहारिक क्या हो पाएगा? क्योंकि जब इस तरह का ड्राफ्ट आता है, इस तरह की बातें होती है जनसंख्या नियंत्रण की, और कोई ये पहला मौका नहीं, इससे पहले भी ऐसा हुआ, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसी चीजें आड़े आ जाती हैं। लगता है राजनीतिक दलों को, उनके जो दावेदारी करते हैं उनको लगता है कि यार भाई इससे तो हम वंचित हो जाएंगे। तो कितना व्यवहारिक आप देखते हैं इसको? देखिए, निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 सालों में जो चीजें हुई जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी। यदि भारत में नोटबंदी हुई, यदि भारत में जीएसटी लागू किया गया, तो सबके मन में यही बात थी कि नोटबंदी यदि लागू होती तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। जीएसटी जब लागू हुआ तो आपके मन में क्या ख्याल आएंगे? जब आपने ट्रिपल तलाक को पे काम किया तो देश में एक बात उठी कि इससे नाराजगी व्यक्त होगी। आपने देखा कि अनुच्छेद 370 को जब समाप्त किया गया तो पूरे देश में बवाल मचा। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी जी के निर्देश पे काम हो रहा है, मोदी जी के मार्गदर्शन में काम हो रहा है, यदि यूपी सरकार ये करने जा रही है तो मेरे को लगता है कि पूरी तैयारी इनकी पहले से रही होगी और सही समय पर उन्होंने इसका तो क्या झा साहब ये माना जाए कि यूपी से शुरुआत, फिर पूरे देश में इसको धीरे धीरे पहुंचाया जाए, फैलाया जाए? देखिए, निश्चित रूप से आपकी बात से बिल्कुल सहमत हो रहा है। मेरे को लगता है कि कॉमन सिविल कोड लंबे समय से रहा है और कॉमन सिविल कोड की बात बीजेपी हमेशा करती रही है। अब जो मुद्दे छूट गए हैं उसमें से कॉमन सिविल कोड ही एक महत्वपूर्ण है और एक जनसंख्या नियंत्रण कानून। दो चीजों को लेकर के यदि हम बात करें तो ये दोनों ही चीजें अब भाजपा के मुद्दे में छूटी हुई है, जिसको लेकर के भाजपा सरकार में आई है, उसकी मैनिफेस्टो में चीजें थी। तो मेरे को लगता है कि ये एक शुरुआत है और पूरे देश में इस प्रकार का कानून लागू किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया झा साहब इस तमाम जानकारी के लिए। कृष्ण मोहन झा साहब, ग्रुप पॉलिटिकल एडिटर, हमसे जुड़े हुए थे। और निश्चित तौर पर क्योंकि हमने देखा कि पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरह से डिसीजन लेते हैं, जिस तरह से निर्णय लेते हैं, और अब ये एक निर्णय कहीं ना कहीं लंबे समय पर जिससे पर चर्चा होती रही है, बातचीत होती रही है, लेकिन कानून का रूप नहीं ये ले पाई। आज इसी बात को हम और आगे बढ़ाएंगे पूरे पैनल के साथ। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा, परिचय कराऊंगा, फिर उनके साथ इसी मुद्दे पर डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में हैं शंकर लाल तिवारी साहब, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, कई बार के विधायक। शंकर लाल जी, स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ में हैं यश भारती जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यश जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी साहब हमारे साथ में हैं। सूर्यकांत जी, आपका भी स्वागत है। सीधे मैं शंकर लाल तिवारी साहब के पास में आता हूँ। शंकर लाल जी, ये बिल्कुल सही है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लंबे समय से इस देश में बात होती रही है, और सही भी है, क्योंकि जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है, जाहिर सी बात है कि तमाम सारी चीज़ें उससे प्रभावित होती हैं। जनसंख्या नियंत्रित होना चाहिए। हमने भी स्कूल में पढ़ा है, हमने कॉलेज में पढ़ा है,
लेकिन अब जो समय है और शुरुआत यूपी से, और यूपी को लेकर कहा जा रहा है कि चुनाव वहां पर हैं, तो अब इस तरह का ड्राफ्ट, इस तरह का एजेंडा, तमाम सारे दल इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। तो क्या ये वाकई एक ड्राफ्ट जो लागू होना चाहिए, या फिर क्या है इसको पीछे की आखिर मंशा क्या है? क्योंकि अगर होता तो फिर केंद्र से शुरुआत होती, लेकिन उत्तर प्रदेश शुरुआत इसकी कर रहा है। शंकरलाल जी। नहीं है जी। जब से देश आजाद हुआ अंतवाद से ही, और देश के अंदर कुछ ऐसी बातें थी जो देश की अस्मिता और देश की एकता एवं अखंडता के लिए आवश्यक थी। और यहाँ के जो राजऋषि थे, मनीषी थे, विद्वान थे, उन्होंने इस बात को बार बार कहा। और आज देश के अंदर आज ही दिल्ली हाई कोर्ट का शायद एक फैसला आया है, आप सबके भी नजर में पड़ा होगा, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले पे कहा है ये वक्त है, जो नई पीढ़ी आ रही है वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जब हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश कहलाते हैं, ये गौरव हमें हासिल है। और इसलिए देश के अंदर अब वह समय आ रहा है कि जब हम लोकतंत्र को जातिवाद और अन्य प्रकार के संप्रदायवाद, धर्म, इन सब में घालमेल करते रहे। अतएव अब नई पीढ़ी के समय में हम कहीं न कहीं एक देश, एक कानून और एक ही प्रकार का देश के प्रति एकात्मता का भाव और अखंडता जिससे हमारी बनी रहे, इसलिए कॉमन सिविल कोड की हमेशा से मांग देश के अंदर चलती रही है। हाई कोर्ट ने भी इस मामले में दिल्ली के कोई फैसले दिए हैं। मेरा ऐसा सोच है कि उत्तर प्रदेश में अगर इस बात की पहल हो रही है तो ये एक सराहनीय पहल है। सराहनीय पहल में दोबारा आऊंगा शंकरलाल जी, आपके पास सर्वानुमति मिलनी चाहिए। भारती हमारे साथ, क्योंकि इससे देश के अंदर एक सर्वानुमति अब नहीं दिख रही है। शंकरलाल जी, मैं दोबारा इसी को आगे बढ़ाऊंगा इसी बात को। यश भारती हमारे साथ में। यश जी, यूपी सरकार जिस तरह से ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, लगाम लगाने की कोशिश, क्या कहेंगे? ड्राफ्ट जिस तरीके से तैयार किया है और जो सारी बातें हो रही हैं, दोनों बातों में बड़ा अंतर है। किसी भी चीज को लाना और नियम बनाना ये सरकार का काम है, विधानसभा का काम है, विधायकों का काम है, यही उनकी, इसीलिए जनता उनको चुनती है। लेकिन एक प्रोपोगंडा बनाना, एक प्रचार करना किसी जाति के लिए, किसी धर्म के लिए, किसी समाज के लिए, और केवल प्रचार के माध्यम से चीजें बनाना। आप ये प्रचारित कर रहे हो क्या, अगर जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा तो हम नौकरी दे देंगे, उनको प्राथमिकता देंगे। जो पहले से आपके वादे हैं वो कितने पूरे हो पाए? आप पे जनता विश्वास कर कितना रही है? आप ही ने वादे कर करके 2014 का बहुमत दिया, आप ही ने वादे किए 2017 का किया, और आप ही ने वादे किए 2019 में भी वही किया। चीजें डिलीवर कितना दे पाए जमीन? मेरा सवाल ये है कि क्या सपा भी ये मानती है कि देश में जनसंख्या नियंत्रित होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रित होना चाहिए, और जो समय है अब कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनने की आवश्यकता है? हेलो, हाँ, आवाज पहुंच रही है इस भारती जी आपको? हाँ, मेरी आवाज मेरा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी ये मानती है कि अब वो समय आ गया है कि कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण पर काम होना चाहिए, कानून बनना चाहिए। पार्टी की सरकार को इतना अच्छा लगता है कोई नियम, तो उसको सदन में लेकर के आए ना जी, और सदन पे उस पर चर्चा हो, बहस हो। विधायकों का क्या काम होता है? क्यों जनता चुनती है उनको? ये शॉर्ट के तानाशाही तरीके से अपना व्यवहार करना, केवल खूब प्रचार करना, ये मैं इसीलिए मैंने नौकरी की बात करी। ये कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण रहेगी, जिनके 2 बच्चे रहेंगे मैंने रोजगार में प्राथमिकता देंगे, योजनाओं में प्राथमिकता देंगे। तो जो पुराने वादे हैं वो कितने जमीनी स्तर पे उतरे? तो झूठी बातें करके आप जनता को बरगला करके फिर गुमराह करना चाहते हैं। जिस तरीके से आपने शमशान कब्रिस्तान किया, बिजली आपूर्ति में होली, ईद और दिवाली करी आपने, फिर गुमराह करके आप वोट लेना चाहते हैं। कहीं ये डर तो नहीं है इस भारती जी की जो राजनीतिक दलों के नेता हैं, जो दावेदार हैं, उनको ये डर लगने लगा कि ये कानून अगर आ जाएगा तो फिर वो कैसे अपनी राजनीति कर पाएंगे, कैसे वो चुनाव लड़ पाएंगे? चुनाव के लिए तो मोदी जी खुद कितने भाई बहन है ये आपको पता होगा।
अगर योगी जी को लगता है तो सबसे पहले मोदी जी पे लागू कर दें। नहीं तो आप कानून लाने की बात हो रही, वो तो पहले की बात है। नहीं, पहले की बात क्या है, तो ये जी। सारी चीजें सभी लोगों के ऊपर लागू इनका होती है ना। अस्तर इतना ही है, इनका अस्तर बात करने का इतना ही है। चलिए मैं आता हूँ यश भारती, मैं आपके पास दोबारा मेरा आऊंगा। स्तर चलिए। इसमें मैंने कौन से स्तरहीन बात कर दी जो चलिए, शंकरलाल मैं- तिवारी जी मैं- बुरा मैं- मैं इस बुरा बात- मान के मतलब जनसंख्या नियंत्रण आप इसकी बात का तो ला रहे हैं कि जी तो दोबारा- ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो मोदी जी के भाई बहन और अगर परिवार बड़ा है तो उस पर आपको आपत्ति नहीं नहीं लगती है? नहीं, लेकिन बात यश भारती जी, बात अब इस समय कानून की हो रही। चलिए मैं दोबारा आपके नहीं, पास में मैं वही आऊंगा। बात- मैं वही क्या बात कर रहा हूँ एंगल ना। विपक्ष का क्या एंगल है, राजनीतिक दलों का क्या एंगल, इस पर भी मैं चर्चा कर रहा हूँ लगातार। सूर्यकांत चतुर्वेदी साहब हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार। सूर्यकांत जी, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ड्राफ्ट की चर्चा, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने की चर्चा, क्या ये समय उचित, और या फिर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इसको लेकर, हालांकि मध्य प्रदेश में इसको लेकर भी तमाम कवायतें हुई हैं, अलग अलग जगहों पर भी कवायतें हुई हैं, लेकिन वो सफल नहीं रही। किस रूप में देखते हैं इस चर्चा को आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं यह कहूंगा कि सरकार का कोई भी कामकाज हो उसको हमेशा अपने देश में राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है जी। और यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हर अच्छे कदम पर जी विपक्ष राजनीति करता है। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा जी। हूँ, किसी की भी सरकार हो, अगर वो कोई अच्छा काम करती है तो सारे विपक्ष को मिलकर उसके लिए सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए और उसके साथ खड़ा दिखना चाहिए। ऐसा ही जनसंख्या नियंत्रण का आपको बता दें कि अपने खाली अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जितनी है उससे कम आबादी वाले विश्व में कई देश हैं। तो अगर जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जाएगा, आबादी आपकी कम होगी तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का सॉल्यूशन अपने आप हो जाएगा। गरीबी हो, बेरोजगारी हो, पर्यावरण समस्या हो, भ्रष्टाचार वाले मामले हो, मूलभूत सुविधाओं के मामले हो, जो सारी की सारी समस्याओं का निदान का रास्ता आसान हो जाता है। लेकिन जब जनसंख्या अधिक होती है और संसाधन कम होते हैं तो स्वाभाविक रूप से अराजकता की स्थिति बनती है। लोगों को उन सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता है जो उन्हें सरकार द्वारा मिलनी चाहिए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अभी कोरोना काल। कोरोना काल में जिस तरह की स्थिति बनी है, उस स्थिति की सबसे बड़ी वजह अपने देश की जनसंख्या है। देश की जनसंख्या इतनी अधिक है कि सरकार चाहकर भी समय पर सारी चीजें आम जन तक नहीं पहुंचा सकती है। और मैं तो कहता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए और खाली उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में बनते और सख्ती से लागू होना चाहिए। उसको अलग अलग दल अलग अलग चश्मों से देखेंगे, कोई अपने वोटों के हिसाब से देखेगा, कोई धर्म के हिसाब से देखेगा, कोई जाति के हिसाब से देखेगा, तो उसे देखने दीजिए। देखिए, जब तक सरकार कोई भी कानून लाती है और उस पर सख्त रुख अख्तियार नहीं करती है, जब तक वो कानून पूरे ढंग से प्रभावशील नहीं होता है। रही बात समय की, तो सरकार को तय करना होता है कि उसे कौन सा कानून कब लाना है, किस रूप में लाना है, तो वह सरकार के ऊपर निर्भर करता है। और ऐसा नहीं कि भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार रही हो या समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, समाजवादी पार्टी ने तो एक इतना बड़ा फैसला लिया था जिसमें जो एक धर्म विशेष के लोग आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े थे उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया था, तो उसकी भी आलोचना हुई थी। तो इस तरह की आलोचनाओं से सरकार को नहीं डरना चाहिए। अगर लेकिन सूर्यकांत जी, सवाल यहाँ पर ये हो जाता है कि ठीक है, अगर आपने कहा कि अगर 2 से ज़्यादा जिनके बच्चे हैं उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तमाम सारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन जिस तरह से कहीं ना कहीं सियासत और राजनीति भी इसमें आड़े आ जाती है कि लोग सोचते हैं अलग अलग दलों की, भाई हमारी राजनीति ख़त्म हो जाएगी, हम कैसे अपने आप को सर्वाइव आगे कर पाएंगे। तो नहीं लगता इसीलिए तमाम स्तरों पर इसको लेकर चर्चा हुई, बातें हुई, वो लंबे समय से हम भी पढ़ते और देखते सुनते आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें आड़े जब आ जाती है सूर्यकांत जी, तो फिर सिर्फ ड्राफ्ट बन के ही रह जाता है। नहीं, देखिए, आपको बता दें, मैं किसी को कुछ भी कहें, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर योगी जी ने मन में ठान लिया है तो वो उसको क्रियान्वित करके ही रहेंगे। और वो उनकी कार्यशैली भी ऐसी रही है और तमाम लोग विरोध करेंगे, उन्हें विरोध करने का एक मामला भी मिल गया है, मुद्दा भी मिल गया है, क्योंकि जो विपक्षी दल है उनके लिए एक वर्ग विशेष खासा महत्व रखता है और उसके को देखते हुए वो इसे राजनीति का मुद्दा बनाएंगे। लेकिन राजनीति के मुद्दा बनाने से कुछ नहीं होता है। आपको बता दें, देश की बहुसंख्यक आबादी चाहती है कि देश में चलिए मैं सूर्यकांत जी दोबारा आपके पास में आता हूँ, शंकर लाल तिवारी साहब के पास में आता हूँ। उन्होंने
चश्मा भी लगाया है और चश्मे की बात यश भारती जी भी कर रहे थे, बारीकी से और शंकरलाल तिवारी साहब बता पाएंगे। शंकरलाल जी, अब ये भी जब बात ड्राफ्ट की आई और योगी आदित्यनाथ की आई, तो अब ये बातें भी आ रही हैं कि इसको लेकर एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए इस तरह का ये कानून लाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हम दो हमारे दो का नारा ये आज का नया नारा नहीं है। हम दो हमारे दो का नारा 70 के दशक से और कुछ और पहले से मान लीजिए पूरे देश के अंदर कांग्रेस के जमाने में और ये शुरू हुआ। और ये जरूर है कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण कांग्रेस जो वोट बैंक बना बना करके अलग लोगों का रखती थी और ये मानती थी, तो उसने तुष्टीकरण के कारण हम दो हमारे दो के नारे को उसने एक विशेष वर्ग को इससे अलग करके रखा और विशेष वर्ग ने भी इसको अलग करके रखा। और इसलिए आज जब पूरा इस बात को नए सिरे से हम दो हमारे दो की बात उत्तर प्रदेश में आई है, तो वही तुष्टीकरण वाले लोग वही लोगों को झुटला करके बरगला करके धर्म के नाम पर न उनके मन में राष्ट्रीयता आने देना चाहते, न देश के अंदर एकात्मता के भाव जो नैसर्गिक है, भाईचारे के भाव, इसमें धर्म कहाँ है। अगर जनसंख्या विस्फोट, मेरी कई बार कई आईएएस से बात होती थी, आईपीएस से बात होती है, अन्य लोगों से बात होती है, तो कई बड़े विद्वान ये कहते हैं, उनकी थीसिस ये कहती है कि देश के अंदर अगर जो तमाम समस्याएं हैं उन समस्याओं में जनसंख्या विस्फोट एक बड़ा कारण है और यदि इसमें नियंत्रण होता है तो तमाम चीजें ठीक की जा सकती हैं। फिर अभी अपन कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे थे, कॉमन सिविल कोड में किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए जब हम एक देश के नागरिक हैं, एक संविधान को मानने वाले हैं, एक प्रकार से मतदान करके सरकार चुनते हैं। तो आप बताइए, एक कानून सभी के लिए हो तो इसमें तो देश की एकता का मामला है। अभी कांग्रेस सपा के मित्र हैं, शायद कह रहे थे पिछले समय कि आप विधानसभा में लाओ, विधानसभा में कानून लाओ, आप प्रोपोगंडा न करो। अरे भाई साहब, ये तो सामान्य बात है, आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप तो विरोध करने का कोई अच्छा तर्क ढूंढो। बिना विधानसभा में आए और बिना विधानसभा में पारित हुए तो कानून बन ही नहीं सकता। अगर कोई मसौदा तैयार हुआ है वो कानून की शक्ल में जब ही आएगा, आपकी इच्छा जब ही पूरी होगी जब वो विधानसभा से और पारित किया जाएगा। और इसलिए कुछ तो भी कहने का अर्थ नहीं है। चलिए, ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं जैसे धारा 370 का जी, जैसे कॉमन सिविल कोड का, हम दो हमारे दो, इन मुद्दों को राजनीति से चलिए शंकरलाल तिवारी साहब, यश भारती जी के पास में आ जाता हूँ, यश भारती के पास में आऊंगा। चलिए यश भारती, क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं ना कि आप भाई इतने घबराने की जरूरत क्या है, सारा कुछ होगा प्रोसेस से होगा, और जो एक कानून बनने के लिए जो चीजें होती हैं, चाहे वो विधानसभा में आता है, विधानसभा में चर्चा होती है, पास होता है, तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन अगर मैं यश भारती साहब, क्योंकि नहीं लगता कि अब जो वक्त है और देश के सामने जो तमाम सारी चुनौतियां हैं और जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है, कहीं ना कहीं अब इस दिशा में तो काम होना ही चाहिए। और अगर शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई है, योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, तो दिक्कत ही क्या है? यश भारती जी। राजेश भैया, मैंने यही बात कही, काम होने चाहिए, उसके प्रचार नहीं होने चाहिए। जमीनी स्तर पे क्या दे रहे हैं? धारा 370 इन्होंने किस तरीके से हटाई? क्या विश्वास में लिया सभी लोगों को? सबके साथ विश्वासघात किया ना, जम्मू कश्मीर की जनता के साथ विश्वासघात किया ना। आज जो लद्दाख के सांसद थे जिन्होंने बड़ा अच्छा भाषण दिया था धारा 370 को लेकर के, बाद में वही कह रहे को सुरक्षा नहीं है, हमारी जमीन को बाहरी लोग ना हथिया लें, हमारे रोजगार को बाहरी लोग ना हथिया लें। तो धारा 370 में क्या था? और ये बताएं, आज 1 साल से अधिक हो गया, लगभग 2 साल होने आ गया 370 के बाद, कितने लोगों को इन्होंने जमीन दिलवा दी है? कितने लोग स्वतंत्र हैं वहां पे? हमने खुद देखा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आज भी वहां पे नजरबंद है, किस तरीके से सुरक्षा के लोग उनको घेरे बैठे हुए हैं। केंद्र की जिम्मेदारी है कि किसकी जिम्मेदारी है? जो इनके लोग इनकी बात के नारे लगाएंगे तो जिंदगी भर जेल में रहेंगे। अभी इसमें पाकिस्तान कहाँ से आ गया? मतलब यही तो बात है ना, इनके जो अंदर की मन की बात है ना, या इनके अंदर की जो मन की बातें हैं वो यही है। डर बैठाना, घबराहट जो इनके अंदर की है वो यही है
कि खुल के चर्चा होगी तो इनकी पोल खुलेगी, क्योंकि इनकी कोई योजना नहीं है किसी भी चीज को लेके। हमने जीएसटी में भी देखा 300 से ज्यादा अमेंडमेंट इन्होंने 300 दिन में उस समय किए। हम पेट्रोल प्राइसेस को लेकर के देख रहे हैं, हमने अन्य चीजों को वन नेशन वन इलेक्शन में, हेलो जी जी बोलिए बोलिए इस बार हमने तमाम इनके वादे जितने भी थे सब देखे, सब ढोंगे। बहुत हुई महंगाई की बार, नारी सुरक्षा को लेकर के हमने उत्तर प्रदेश में देखा किस तरीके से साड़ियां खिंच रही हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो ये जितनी बातें इन्होंने की हैं वो जमीन तक नहीं उतर रही हैं, केवल दुष्प्रचार कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा ये फिर ये शमशान कब्रिस्तान की राजनीति करना चाहते हैं, बिजली आपूर्ति पे ईद और दिवाली करना चाहते हैं, केवल कुप्रचार करके जनता को बरगला के धोखा दे करके राजनीति करना चाहते हैं। उनकी राजनीति उजागर हो रही है। चलिए मैं सूर्यकांत जी के पास में आ जाता हूं। बातें कर रहे हैं, ये पता है जमीनी स्तर पे क्या फायदा पहुंचाएंगे। चलिए मैं सूर्यकांत चतुर्वेदी साहब के पास, अभी कोविड के समय पे इन्होंने क्या स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाए, क्यों अच्छी सुविधाएं नहीं थी? चलिए वक्त चूंकि कम है और मैं आखिर में सूर्यकांत चतुर्वेदी साहब के पास में आता हूं। सूर्यकांत जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इसको लेकर बात हो रही है ड्राफ्ट को लेकर, तो क्या ये पीएम मोदी के पिटारे से ही अब 370 हो गया, राम जन्मभूमि का मुद्दा था वो हो गया, सीएए हो गया, एनआरसी हो गया और नोटबंदी, तमाम सारी चीज़ें, अब इसको लेकर लंबे समय से बात होती रही है, तो वहाँ से ये ड्राफ्ट निकला, वहाँ से ये मुद्दा निकला, अब बन रहा है जगह उत्तर प्रदेश। तो ये पीएम मोदी का एक पिटारे से निकला हुआ ड्राफ्ट है, इसको माना जाए कि यहाँ से उत्तर प्रदेश में इसको इम्प्लीमेंटेशन और फिर इसको एक कानून के शक में पूरे देश में। देखिए निश्चित रूप से जैसे मोदी जी के पिटारे से निकला हुआ मुद्दा माना जाना चाहिए, क्योंकि यह बात अलग है कि भाजपा का तमाम लंबे समय से उसके जो मुद्दे रहे उसमें एक यह मुद्दा भी शामिल था और धीमे धीमे भाजपा उन मुद्दों को पर काम कर रही है और उन मुद्दों पर तेजी से अमल भी कर रही है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश को इस जनसंख्या नियंत्रण कानून के प्रयोगशाला के रूप में लाया जा रहा है। और चूंकि वहाँ पर चुनाव भी होने हैं अभी, तो निश्चित रूप से सरकारें जो फैसले करती हैं, किसी भी दल की सरकारें हो, वो अपने फायदे के हिसाब से समय तय करती हैं। लेकिन यह देखा जाना चाहिए कि वो समय कुछ भी हो, लेकिन उससे देश का क्या भला होने वाला है, समाज का क्या भला होने वाला है, यहाँ प्रदेश का क्या भला होने वाला है। तो निश्चित रूप से इस मामले में योगी जी की तारीफ की जानी चाहिए। अगर वो इस कानून को लागू करते हैं और सख्ती से लागू करते हैं तो मैं मानता हूँ कि आगामी कुछ सालों बाद इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और इस तरह के प्रयास पूरे देश में होने चाहिए। चलिए सूर्यकांत जी, तो फिर जिस तरह से बात सूर्यकांत चतुर्वेदी साहब कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश एक प्रयोगशाला जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, लेकिन देखना होगा ये प्रयोगशाला की जब बात हो रही है, लैब की बात हो रही है, तो किस तरह का ड्राफ्ट कैसे कानून की शक्ल लेता है और किस तरह से राजनीति, सियासत, दावे, वादे, आपत्ति, तमाम सारी चीज़ें। लेकिन चर्चा अभी इसी पर गर्म है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शंकरलाल तिवारी साहब आपका, यश भारती जी आपका और सूर्यकांत चतुर्वेदी साहब आपका, तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर आबादी पर लगाम और सियासत बेलगाम। लेकिन ये भी सही है कि जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उसको नियंत्रित होना चाहिए। अगर जनसंख्या नियंत्रित होगी तो तमाम सारे जो विकास के काम हैं, तमाम सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं पूरी होंगी। क्योंकि एक बड़ी समस्या इस देश की बढ़ती हुई जनसंख्या भी है। लेकिन ड्राफ्ट की चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश से, किस तरह से इसकी शुरुआत होगी, किस तरह से ये कानून बनेगा भी कि नहीं बनेगा, या फिर पूरे देश में इस तरह का कानून लागू होगा, ये देखने वाली बात होगी। इस चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।